अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज वजीर आजम पाकिस्तान बहुत गुस्सा में, शदीद गुस्सा में वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शहर, मारूफ शहर मेलसी पहुंचे। मेलसी में एक बहुत बड़ा जलसा आम से उन्होंने खिताब किया और खिताब में उन्होंने मुत्तहिदा अपोजिशन, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी इदारे और तौर पूरी दुनिया का ठट्ठा उड़ाया, पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया। वजीर आजम की तकरीर का सबसे खौफनाक पहलू ये था जब उन्होंने फरमाया कि हाँ, मुझे 22 यूरोपीय ममालिक जो यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्क हैं, उन्होंने मुझे खत लिखा है और मुझे कहा है कि मैं रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत करूं। लेकिन इसके बाद वो खालिद बिन वलीद बन जाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम रूप में नजर आते हैं, या वो बहुत बड़े जिहादी घोड़े के ऊपर सवार तलवार लहराते हुए वो कहते हैं, मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में आजाद है। कमाल की दानाई है, कमाल की तालीम है, और ये वो शख्स है जो कहता है मैं पूरी दुनिया को जानता हूं। खारजा मामलात को संभालना एक मुश्किल काम है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, पेचीदा काम है, और ये एक नाजुक काम है। माजी में हम अमेरिका की तरफ से रूस के खिलाफ इस्तेमाल हुए, लड़ाई की, तो क्या उसमें अमेरिका का कोई नुकसान हुआ? क्या उसमें सऊदी अरब जो इन्वेस्टर था उसका नुकसान हुआ? पूरे का पूरा नुकसान हमें भुगतना पड़ा। मुमकिन है कि बहुत ज्यादा पैसा पाकिस्तान में आया हो, लेकिन खुदा गवाह है कि अगर कभी कैलकुलेशन की जाएगी तो पाकिस्तान उस बखेड़े में ना पड़ता, तो पाकिस्तान ज्यादा पैसा कमा रहा था, मजबूत था, मुस्तहकम था, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान का मुआशरती ताना बाना दुरुस्त था और पाकिस्तान एक जदीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की तरफ 1978 में गामजन था। लेकिन हमने एक बिला वजह की जंग के अंदर छलांग लगाई। अब फिर 2008 में जब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर बने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वजूद में आई, तो पाकिस्तान अपनी तारीखी बदहाली में से गुजर रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में भी यही करती रही है, मुख्तलिफ रियासती इदारे उसकी राह में रोड़े अटकाते रहे हैं, लेकिन वो बड़ी क्लियर है कि हमें अपनी खारजा पॉलिसी में अव्वलीन तरजीह अपने खित्ता को देनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें ईरान, अफगानिस्तान, चीन और इंडिया के साथ सबसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स उनके साथ मिलते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कूल बॉर्डर्स आसिफ अली जरदारी ने 2013 में पाकिस्तान को गिफ्ट किए। उसके अलावा जो बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान ने हासिल की उस दौर में, उनमें से एक फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तानी नामी तंजीम बनाई गई, जिसने 5 साल मुसलसल पाकिस्तान के मफादात का मुकदमा लड़ा और अल्टीमेटली जीएसपी प्लस स्टेटस हासिल किया। जीएसपी प्लस स्टेटस क्या होता है, मुमकिन है बहुत से लोगों को मालूम ना हो। मैं अर्ज करता हूं कि ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान को एक रियायत है। आज पूरी दुनिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एतबार से कुछ पाबंदियां लगाती है। हम मुख्तलिफ ममालिक पर पाबंदियां लगाते हैं कि उससे ज्यादा पैसे की रकूम हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। हम अपने तिजारती हजम को देखते हुए हम ये फैसला करते हैं कि किस मुल्क से क्या ज्यादा मंगवाना है और उसी मुल्क को जवाब में हमने इतना माल बेचना है। तो यूरोपीय यूनियन ने हमें जीएसपी प्लस स्टेटस दिया, जिसका मतलब ये था कि अगर हम 1000 अरब डॉलर के सालाना टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स, लेदर की प्रोडक्ट्स अगर हम तैयार करेंगे तो यूरोपीय यूनियन उन्हें खरीदेगी। अनलिमिटेड एक्सेस, कोटा के बगैर पाकिस्तान को रसाई दी गई। अब मैं अर्ज करता हूं कि आज हमारी टोटल एक्सपोर्ट वॉल्यूम 18 से 20 अरब डॉलर का होगा। 2013 में जब पाकिस्तान को बिजली का बहरान था तो पाकिस्तान कोई 13 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स कर रहा था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पर कोटा की पाबंदी थी। अगर उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जीएसपी प्लस स्टेटस होता तो पाकिस्तान 40 से 50 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा होता। लेकिन बदकिस्मती है कि इसहाक डार, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इमरान खान, असद उमर ये बुनियादी तौर पर बैनुल अक़वामी माशियात को समझते ही नहीं है। इनकी जुबान बहुत लंबी है, बहुत लंबी लंबी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इन्हें यह मालूम नहीं है कि कौन सी पॉलिसी बनाएंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं और उससे फिर पाकिस्तानी रुपया स्टेबल हो सकता है। ये समझते हैं कि पाकिस्तानी रुपया की कदर को कम कर देना एक बहुत बड़ा स्टेप है और उसका बहुत फायदा होगा। हालांकि ये एक अहमकाना और बचगाना फेल है। बहरहाल मैं अर्ज करता हूं कि इस वक्त हम 18-20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन को कर रहे हैं। बिलाशुबा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मुमकिन है ऐसा हो, ये इसके लिए दलाइल मौजूद हैं और मैं खुद भी इस पर वीडियो कर चुका हूं कि यूरोपीय यूनियन या नाटो ने यूक्रेन में फौजी तनसीबात कायम करके रूस को अंगेख्त किया, और रूस बिलाशुबा एक बड़ी ताकत है। बड़ी ताकत का हमसाया होना बजाते खुद एक नेगेटिव फैक्टर होता है। तो अब वहां पर जंग हो रही है, जंग की कोई मंतक या जवाब नहीं होता।
लेकिन उस जंग से जो आग उड़े वो हमारे दामन में ना आए, ये हमारी हुकूमत के सोचने और समझने का काम है। अब मेरा मुख्तसर सा सवाल है कि जलसा आम में जब आप 22 ममालिक को, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम कर रहे हो, जो आपकी प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं सबसे ज्यादा मिकदार में, और उनकी वजह से आप सर्वाइवल की जंग जीत रहे हो, आप सर्वाइव कर रहे हो, अगर कल कला को वो जीएसपी प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लेते हैं, या इससे बढ़कर भी बात हो सकती है कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अपनी ट्रेड को खत्म कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है? क्या हम खालिद बिन वलीद की तरह, मोहम्मद बिन कासिम की तरह, इमरान खान साहब एक घोड़े पर सवार होकर यूरोपीय यूनियन पर हमला करने की अहलियत रखते हैं? अगर इस कदर अहलियत नहीं रखते तो फिर जुबान को बंद रखना बेहतर होता है। फिर जलसा आम में सियासी बुनियादों पर आप 1000 तकारीर करें। पहले भी आपके जलसा हाय आम में की गई तकारीर का पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को नुकसान होता। आपने इंडिया में इलेक्शन से पहले कहा कि मोदी आएगा तो इंडिया के लिए बेहतर होगा, और जब मोदी आ गया तो आपने कहा कि अब ये पाकिस्तान के लिए बुरा हो गया है। आपने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनसे मोदी के इलेक्शन में उसे फायदा मिला, लेकिन आप पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कोई बैनुल अक़वामी सतह पर कोई गुफ्त शनीद का आगाज नहीं कर पाए। और इसकी वाहिद वजह यह है कि आप फजूल बोलते हैं, याबागोई करते हैं, आप बकवास करते हैं, आप लगव बयानी करते हैं। दुनिया की जुबान में ये सब बातें नहीं की जाती हैं। अगर आप इन सब बातों को करना भी चाहते हो तो इसकी एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, उसमें आप बात करते हैं। अभी आज के दिन में मैं नहीं समझता कि रशियन ब्लॉक, रशिया अपनी जात के लिए बहुत ताकतवर है, लेकिन ऐसा नहीं मुमकिन कि अगर 20 अरब डॉलर का ट्रेड हमारा मुतासिर होता है तो सदर पुतिन हमें कहे कि 20 अरब डॉलर हमसे ले लो और हमारे साथ ये ट्रेड शुरू कर दो। इसी तरह माजी में जब सदर यूएनओ में वजीर आजम पाकिस्तान खिताब के लिए गए थे तो वहां उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की थी। हम मुगालता पाकिस्तान नामी एक सब्जेक्ट पढ़ाकर अपने तलबा का दिमाग खराब करते हैं, उनकी सोच के अंदाज को बदलते हैं। हमें यह बात पढ़ाई जाती है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, बड़ी मंडी है, लिहाजा पूरी दुनिया का ट्रेंड इंडिया के साथ ट्रेड करने का है। तो हजूरे वाला मैं अर्ज करता हूं कि आसिफ अली जरदारी के वक्त में भी इंडिया बड़ी मंडी थी, पाकिस्तान छोटी मंडी था। लेकिन जब मुंबई अटैक्स हुए, जो इंडिया की तारीख का सबसे संजीदा मौका था, उस वक्त पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सच्चा कहा था। इसी तरह जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो होती हैं, जब जुल्फकार अली भुट्टो होते हैं, तो पूरी दुनिया में ब्लू आइड आप होते हैं। पूरी दुनिया आपको इज्जत की निगाह से देखती है, पूरी दुनिया आपकी फेवर करती है। अगर बड़ी मंडी होना ही कोई वजह होती तो फिर हमेशा से आप कभी मोतबर ना होते, फिर कभी ऐसा ना होता कि सऊदी अरब का दिफा का ठेका पाकिस्तान को मिल पाता। तो आज ये सूरत हाल है कि आप सऊदी अरब में भी अजनबी हैं, आप यूएई में भी अजनबी हैं, आप यमन में अजनबी हैं, आप ईरान में अजनबी हैं, आप अफगानिस्तान में अजनबी हैं। तो इसकी वाहिद वजह यह है कि मोहतरम वजीर आजम को अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। आज मैं समझता हूं कि वजीर आजम एक नफ्सियाती मरीज के तौर पर सामने आए हैं। वो एक शिकस्त खुर्दा इंसान है। उन्होंने माजी में जो दावी किए थे और बड़े बड़े बुलंद बांग दावी किए थे, उन सब में नाकाम हुए। और वो नाकाम इसलिए हुए कि वो लफ्ज मैं से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें किसी बात की समझ नहीं है, उन्हें किसी बात की अकल नहीं है, उन्हें शऊर नहीं है, सियासी सूझबूझ नहीं है, उन्हें मईशत के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो पोर्ट्रे करते हैं, वो ये मनवाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़हीन फतीन है और वो जो फैसला करते हैं वो उल्टा पड़ता है और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। तो मैं ये वाकया बयान कर रहा हूं कि इंडिया में उन्होंने ये फरमाया कि आप यानी पूरी दुनिया, अमेरिका, रूस और पूरी दुनिया इंडिया को बड़ी मार्केट होने की वजह से हम पर तरजीह देते हो, लेकिन आप नहीं जानते कि हम इंडिया के हमसाये में एटमी ताकत हैं। हम आपकी इन्वेस्टमेंट को किसी भी वक्त बर्बाद कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की तारीख या पाकिस्तान की सियासी जमातें या सदर आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमेरिका, रूस, चीन के साथ इस कदर अच्छे मरासम ना होते कि पाकिस्तान को वहां पर एक आजाद रियासत के तौर पर माना जाता है, तो यकीन करें वजीर आजम साहब का यही बयान इस कदर काफी था, इस लायक था कि पूरी दुनिया आप पर ट्रेड की पाबंदियां लगा दे। कि आप एटमी धमकी दे रहे हो एटमी हमला करने की, आपको तो पाकिस्तान के एटमी डॉक्ट्रिन का ही नहीं मालूम है। पाकिस्तान की एटमी डॉक्ट्रिन या पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को दुनिया ने इसलिए कबूल किया कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास फौज छोटी है, हमारे वसाइल कम है, इंडिया बहुत बड़ा है, उसकी फौज बहुत बड़ी है, माजी में वो हमें शिकस्त दे चुकी है, हम रवायती जंग में इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें एटम बम की जरूरत थी डेटरेंस के तौर पर। दुनिया ने हमें डेटरेंस के तौर पर एटमी हथियार रखने का मौका दिया है, इजाजत दी है, तो हम फरमाते हैं कि हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे या हमला कर देंगे। तो मोहतरम वजीर आजम, मैं समझता हूं कि आपका ये जो बयान है इस पर फौरी तौर पर आपको माफी मांगना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के अरकान की दिल आजारी की है उन ममालिक से
माफी मांगे, तहरीरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लिखें और बताएं कि पाकिस्तान दुनिया में होने वाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में गैर जानबदार है। पाकिस्तान हरगिज नहीं चाहता कि रूस का यूक्रेन पर एग्रेशन जो है वो बढ़े, और इसी तरह एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दें कि जो लोग यूक्रेन के अंदर तनसीबात कायम करना चाहते हैं उन्हें भी इस बात को मंतकी नतीजे तक पहुंचाना चाहिए कि रूस उसे अपनी सलामती के लिए खतरा ना समझे। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख पर इसी कदर। दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।